बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन कॉर्पोरेट लॉ के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर है। हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कोर्ट्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्शन 154, सेक्शन 190 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अलावा जो कोर्ट्स का सिस्टम है हम उसको डिस्कस करेंगे। इन लॉज को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। हम डिस्कस करते हैं कोर्ट्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है एक्चुअली काफ़ी पुराना है और इस पे मुख्तलिफ दौर के जो है असरात नज़र आ सकते हैं, जैसे कि हिंदू दौर रहा है, इसी तरह मुसलमानों का जो दौर हुकूमत बरसगीर में रहा है उसके असरात मिल सकते हैं, ख़ास तौर पे मुगलिया ख़ानदान के। इसी तरह बरतानिया के जो जब यहाँ पे बरतानिया का राज था उसके जो असरात हैं ख़ास तौर पे उस वो बहुत ज़्यादा जो है वो अदालती निज़ाम में हमें मिल सकते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद का जो दौर है उसमें भी जो है हमें अदालती निज़ाम के असरात जो है वो नज़र आते हैं। पाकिस्तान के अदलिया में जो सबसे बड़ी अदालत है जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी कह सकते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल होगी और दूसरे जजेस पे मुश्तमिल होंगी जिन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद फिक्स की गई है दैट इज़ 17। तो 17 जजेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे कानून के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट के जो फीचर्स हैं वो ये है कि ये सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। इसके जो फैसले हैं वो तमाम कोर्ट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन तमाम पे बाइंडिंग हैं और कोई भी कोर्ट जो है इसके फैसले के खिलाफ जो है वो कोई फैसला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जहाँ तक जुरिस्डिक्शन की बात है तो इसकी इम्पोर्टेंट 3 टाइप्स की जुरिस्डिक्शंस। इसमें एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल से मुराद होता है जहाँ से किसी चीज़ का आगाज़ हो। तो ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिनका आगाज़ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगा। अगर उन डिस्प्यूट्स को हमने प्रेजेंट करना है, उन डिस्प्यूट्स को अगर हमने रिजॉल्व करना है तो उन डिस्प्यूट्स को हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही लेके जा सकते हैं। जैसे कि इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स हैं, यानी चाहे फेडरल गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए इन मामलों को रिजॉल्व कर सकती है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकती है और ये जो अख्तियारात हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास भी हैं और इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं। इसी तरह जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं ये इनको भी रिजॉल्व कर सकती है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके हवाले से ये अपनी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये एक्सरसाइज करेगी अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत ये अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। नंबर सेकंड पे आती है एपलेट जुरिस्डिक्शन। एपलेट ये जो वर्ड है बेसिकली अपील से निकला है और हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं चाहे वो सिविल नोयत के हों या क्रिमिनल नोयत क्रिमिनल मैटर्स में हों, तो इन फैसलों के खिलाफ जो अपील है हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। हाई कोर्ट्स के अलावा जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी अपील सुन सकती है। सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ भी अपील जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी जा सकती है, उसकी समाअत हो सकती है। नंबर 3 पे आते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी वर्ड एडवाइस से निकला है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि अगर गवर्नमेंट जो है एडवाइस लेना चाहती है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए
एडवाइस दे सकती है, अपनी ओपिनियन दे सकती है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको एडवाइस किया जाए किसी कानूनी मामले से मुतल्लिक। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर सकती है। जो लिटिगेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ जो इकदामात हैं वो कर सकती है, ताकि जो केसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ जो है वो टाइमली किया जा सके। और वो डिफरेंट बेंचेस मुकर्रर कर सकती है। बेंच से मुराद यहाँ पे है जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो वो ऐसे बेंचेस मुकर्रर कर सकती हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल सीट है दैट इज़ इन इस्लामाबाद। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस हैं वहाँ पे इनकी ब्रांच रजिस्ट्रीज हैं। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि इनके, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इनके जो ब्रांचेस हैं वो प्रोविंसेस में भी मौजूद है, लेकिन जो मेन इनका प्रिंसिपल सीट है दैट इज़ इन इस्लामाबाद। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स जितने पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उतने हाई कोर्ट्स पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान के कैपिटल में है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है किसी भी प्रोविंस की सबसे बड़ी अदालत समझी जाती है। और इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और इसके अलावा दूसरे जजेस होंगे जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के साथ। इसके अलावा जो दूसरे जजेस हैं वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ प्रोविंस और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के मशवरे के साथ प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। अब जहाँ तक हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात है तो हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और इसके अलावा एपलेट जुरिस्डिक्शन है। और एपलेट जुरिस्डिक्शन में ये अपीलें की समाअत कर सकती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो सिविल नोयत के मैटर्स हैं या जो क्रिमिनल नोयत के मैटर्स हैं, इन मामलों में अपीलों की समाअत जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में होगी। तो हाई कोर्ट्स जो हैं ये सुपरवाइज करती हैं, कंट्रोल करती हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को। सबॉर्डिनेट कोर्ट से मुराद है कि वो कोर्ट्स जो कि किसी प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हों। इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स होती हैं अपने प्रोविंसेस की हद तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो स्टाफ को भी अपॉइंट कर सकती हैं। नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो 8 मुस्लिम जजेस पर मुश्तमिल होगी और इनमें चीफ जस्टिस भी होंगे फेडरल शरीयत कोर्ट के। और इनकी अपॉइंटमेंट भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे। और उन जजेस में से इनकी अपॉइंटमेंट होगी जो जजेस या तो सर्व कर रहे होंगे या जो रिटायर हो चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस। उनमें से जो है वो कुछ जजेस जो हैं बतौर फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस के तौर पे अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसके इख्तियारात में है कि ये अपने मर्जी से या अगर कोई पिटिशन या कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं सिटीज़न या कोई गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो अगर ये पिटिशन फाइल करते हैं और उसमें ये मामला देखा जाएगा कि वेदर और नॉट अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ लॉ इज रिपेगनेंट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, के किसी भी कानून में कोई ऐसी शिक ऐसी तो नहीं जो इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है। अगर ऐसा मामला है तो ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट खुद भी इस मामले को देख सकती है या किसी सिटीजन या गवर्नमेंट की जानिब से दायर की गई पिटिशन के तहत भी जो है वो ऐसा मामला देख सकती है कि कोई कानून इस्लाम के उसूलों के मुनाफी तो नहीं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है कि ऐसे इकदाम किए जाएं, ऐसे कवानीन में जो है वो चेंजेस किए जाएं जो कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कवानीन को बनाया जा सके। इसी तरह इसके पास भी एपलेट रिविजनल जुरिस्डिक्शन है उन मामलों से मतलब जो हदूद केसेस में आते हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हदूद केसेस होते हैं हदूद ऑर्डिनेंस के तहत, तो उनके फैसले के खिलाफ जो अपील्स हैं वो सुनी जा सकती हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में।
तो फेडरेशन कोर्ट के जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट्स और जो दूसरे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है वहाँ पे भी ये बाइंडिंग होंगे। नंबर 4 पे आते हैं सबॉर्डिनेट जुडिशरी। सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो है इसमें सिविल नोयत के मामला आते हैं और क्रिमिनल नोयत के मामला आते हैं। बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी है इन्हें हम सबॉर्डिनेट जुडिशरी भी कह सकते हैं। अगर सिविल नोयत के मामले की बात की जाए तो उनकी समाअत करेगी सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स जो हैं ये वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के तहत केसेस को ही समाअत करेगी, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत जो है वो केसेस की समाअत करेगी। बेसिकली ये ज़ाब्ते जात बताए गए हैं, इन ज़ाब्तों के मद्देनज़र रखते हुए ये केसेस का जो है ये फैसले करेंगे। इसके अलावा कोर्ट्स और जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स हैं चाहे वो सिविल नोयत के हैं क्रिमिनल नोयत के हैं, वो कुछ स्पेशल लॉज के तहत भी बनाए जाते हैं और बनाए जा सकते हैं। जहाँ तक बात है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं ये सिविल और क्रिमिनल जजेस को अपॉइंट करती हैं, और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी जो है वो रेगुलेट किया जाता है थ्रू लॉ। तो हाई कोर्ट जो है ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने पास रखती है जजेस का, जो किसी भी प्रोविंस में तैनात किए जाते हैं। उनका जो कंट्रोल होता है प्रॉपर मैनर में, उसके जो जुरिस्डिक्शन है सुपरविजन है वो हाई कोर्ट के पास होती है। तो सिविल कोर्ट्स में फर्दर अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ये हो सकती है कि सिविल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिसर होंगे दैट वुड बी डिस्ट्रिक्ट जज, और इनके साथ होंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, और उनसे जो जूनियर होंगे दैट वुड बी सिविल जजेस क्लास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सिविल कोर्ट्स का जो है वो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर उसका होगा। क्रिमिनल कोर्ट्स की जहाँ तक बात है तो क्रिमिनल कोर्ट्स मुश्तमिल होंगी सेशन जजेस पे। एक एक डिस्ट्रिक्ट पे एक सेशन जज होंगे, और बाकी जो हैं वो कुछ एडिशन सेशन जजेस होंगे। उसके बाद जो जूनियर मोस्ट जुडिशरी होगी क्रिमिनल स्ट्रक्चर में दैट वुड बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। या जहाँ तक क्लासेस की बात है जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिविल जजेस में भी क्लास 1 2 3 है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में भी क्लास 1 2 एंड 3 है। एक्चुअली सबसे कम पावर्स जो हैं वो थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास होंगे। जैसे ही ये सीनियर हो जाते हैं तो इनके पास जो पावर्स हैं वो सेकंड क्लास के मुताबिक आ जाते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद सीनियर हो जाते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास जजेस के तौर पे इनके पास जो है वो पावर्स आ जाती हैं विद सीनियोरिटी। तो सिविल मामला के हवाले से इख्तियार सिविल कोर्ट्स के पास है, क्रिमिनल मैटर्स को देखने के लिए इख्तियार हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के पास। यानी जो प्रॉपर्टी के मैटर्स हम सपोज करते हैं अगर हैं कोई, तो वो सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। अगर कोई क्रिमिनल नोयत के मामला आते हैं बेल वगैरह के मामला आते हैं तो वो क्रिमिनल कोर्ट्स में उनकी समाअत होगी। यानी बेल जो है वो सिविल कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकती, और प्रॉपर्टी के जो प्योरली प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं उनके टाइटल से मतलब होते हैं उनके पोजीशन से मतलब होते हैं, प्योरली सिविल नोयत के जो मैटर्स होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स उनके समाअत नहीं कर सकते। इसी तरह लॉ ने इनकी जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइन करती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से मुराद है जो उनका इलाकाई इख्तियार है। हम सपोज करते हैं कि अगर कोई रावलपिंडी की कोर्ट है, उसके पास जो इख्तियारात होंगे वो उसके सिर्फ रावलपिंडी की टेरिटरी की हद तक होंगे। वो इख्तियारात अपने लाहौर में एक्सरसाइज आमतौर पे नहीं कर सकते, ये उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। लाहौर की जो कोर्ट्स हैं वो अपने इख्तियारात को रावलपिंडी या वो अपने इख्तियारात को जो है किसी और शहर में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि मालियाती इख्तियारात इनको एक मालियाती इख्तियारात जो सिविल कोर्ट्स को एक हद तक दिए जाते हैं कि वो इस हद तक अपने मालियाती इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर मालियाती ज़्यादा मालियत के केसेस आ जाएँ तो उसके लिए फिर सीनियर कोर्ट में वो केसेस को ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है, या हाई कोर्ट में जो है वो केसेस को भेजा जाएगा। तो सिविल कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो अपील है आमतौर पे वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में की जाती है,
और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। और जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो फाइल की जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जहाँ तक पेनल्टी अपील्स की बात है क्रिमिनल कोर्ट्स की, तो ये अपील जो है क्रिमिनल कोर्ट्स यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सेशन जज की कोर्ट में की जाएगी, और सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। इसके अलावा जो है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कोर्ट्स भी होती हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स के लिए जो लॉ है दैट इज लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसके तहत जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश की गई हैं। इनका दायरा कार एक मखसूस है, और किसी भी प्रोविंस में जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से। इसके सबॉर्डिनेट होते हैं कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। तो इनका जो इख्तियार है वो एक ख़ास नौइयत का है, वो सिर्फ रेवेन्यू की हद तक है। ये अपने इख्तियारात को सिर्फ रेवेन्यू की हद तक ही एक्सरसाइज करते हैं, जो रेवेन्यू के मैटर्स हैं, रेवेन्यू के कलेक्शन से मतलब मैटर्स हैं, या रेवेन्यू के असेसमेंट से मतलब मैटर्स हैं। सिर्फ ये वही मैटर्स जो हैं वो उनकी समाअत कर सकेगी। ये आम जो केसेस हैं सिविल नोयत के, क्रिमिनल नोयत के, ये उनकी समाअत बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इनके पास जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनके पास होती हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हुए इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करती है, और लॉ जो है वो इनके पावर्स एंड फंक्शंस को प्रॉपर डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑथोराइज करता है फेडरल लेजिस्लेचर को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसका जो कंट्रोल है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा, और ये जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। स्पेशल कोर्ट्स की जहाँ तक बात है, इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। ये आम जो सिविल नोयत की पावर्स या क्रिमिनल नोयत के पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि स्पेशल किस्म के मामलों को डील करते हैं, जैसे कि स्पेशल बैंकिंग कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट कस्टम्स है, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन की कोर्ट्स हैं, या इनकम टैक्स सेपरेट ट्रिब्यूनल है, या इंश्योरेंस सेपरेट ट्रिब्यूनल्स है। ये इन मामलों से मतलब स्पेशल कोर्ट्स हैं, और एक तरह सिर्फ इन्हीं के पास है। तो ये जो कोर्ट्स हैं ये ना तो क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ना ही ये सिविल, बल्कि जो इख्तियारात इनको दिए गए हैं ये सिर्फ उन्हें इख्तियारात को एक्सरसाइज करेंगे। यानी जो बैंकिंग कोर्ट है, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट, वो सिविल नोयत के मैटर्स को कभी भी डील नहीं करेगी, सिर्फ बैंकिंग के मैटर्स को डील करेगी। इसके अलावा सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। आर्टिकल 212 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये अ, इसमें अथोराइज किया गया है गवर्नमेंट को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बना सकते हैं, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स के मैटर्स हैं उनको डील किया जा सके। तो सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स में जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं सिर्फ उनके मैटर्स को डील किया जाता है। इसके अलावा जो वहाँ आम सिविल या आम क्रिमिनल नोयत के मामला हैं, ये डील यहाँ पे हरगिज़ नहीं होते। तो सर्विसेज ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं उनको जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। यानी अगर ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में है या कैपिटल में है तो उसको अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, और अगर ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स हैं प्रोविंसेस में, तो उनको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उनके मेंबर्स को अपॉइंट करेगी केसेस की समाअत के लिए। अब जहाँ तक प्रोसीजर की बात है, सिविल नोयत के मामला में जो प्रोसीजर है दैट इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी जो सिविल नोयत के मामला हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो है वो डील किए जाते हैं। और जितनी कोर्ट्स का हमने ऊपर जिक्र किया है, अगर कोई भी मामला सिविल नोयत का हो तो उसमें ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होता है, और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ही जो है वो मामले देखे जाते हैं। ये सिविल प्रोसीजर कोड की जहाँ तक बात है, ये कानून दो मेजर हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्से में इसके सेक्शंस हैं जिसमें बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा जो है वो इसमें शेड्यूल्स हैं और रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। यानी पहले हिस्से में सेक्शंस हैं, और दूसरे हिस्से में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है ये डिफाइन किए गए हैं,
और इनको जो है हाई कोर्ट्स हैं प्रोविंसेस की, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर चाहें तो इनको अमेंड कर सकते हैं। अब ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इसमें कौन से मामले डिस्कस किए गए हैं? इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी सूट फाइल करना है तो कौन सूट फाइल कर सकता है? सूट से मुराद है मुकदमा। तो सूट कौन फाइल कर सकता है? और सूट जो है वो कैसे फाइल किया जाएगा? सूट कहाँ फाइल किया जाएगा? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर मामला लाहौर का है तो लाहौर की जो कोर्ट्स हैं उनके पास इख्तियार है कि वो मामला लाहौर के कोर्ट्स में जो है वो फाइल किया जाए। इसी तरह प्लीडिंग्स के बारे में ये डिटेल डिस्कस करता है कि प्लीडिंग्स में जो है वो मुकदमा कैसे पेश किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्लेंट्स जो हैं फाइल की जाएंगी। मुकदमा जो फाइल किया जाता है, दूसरी पार्टी को उसका जवाब देना होता है, उससे हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो वो अपना जवाब कैसे जमा करवाएंगे, किस शक्ल में जमा करवाएंगे, उसमें कौन कौन से पार्टिकुलर्स होने चाहिए, ये तमाम मामला डील करता है सिविल प्रोसीजर कोर्ट। इसी तरह जो सिविल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स हैं, ये उससे मतलब मामला डिस्कस करता है। और इसके अलावा जजमेंट्स कैसे लिखी जाएंगी, और जो डिक्री इशू कर देती है एक ऑनरेबल सिविल कोर्ट्स, तो उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसका जो सारा प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट लॉ आता है क्रिमिनल प्रोसीजर। जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनके मतलब जो है वो तमाम डिटेल्स आपको क्रिमिनल प्रोसीजर में मिल जाएंगी कि अगर बेल एप्लीकेशन मूव करनी है तो बेल एप्लीकेशन कैसे मूव की जाएगी, और मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स हैं, सेशन कोर्ट की क्या पावर्स हैं, ये अपने पावर्स को कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तमाम जो क्रिमिनल लॉयर का प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बता दिया गया है। इसी तरह कानून शहादत 1984 जो है ये एविडेंस से मुतल्लक है कि अगर किसी विटनेस ने एविडेंस देनी है अदालत में, तो वो विटनेस जो है वो अदालत में कैसे एविडेंस दे सकता है, कौन से विटनेसेस जो हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे कि वो कोर्ट में आके अपने एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकें, और उन विटनेसेस को एग्जामिन कैसे किया जाएगा, और उनकी एविडेंस जो है वो कैसे ली जाएगी, और विटनेस का और एविडेंस के जो तमाम मामलात हैं वो कानूनी शहादत में बेसिकली डील किए जाते हैं, चाहे इस एविडेंस का ताल्लुक क्रिमिनल केसेस के साथ है या चाहे इनका ताल्लुक जो है वो सिविल नोइट के केसेस के साथ है। दोनों सूरतों में जो है वो एविडेंस के मामला डील करता है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट जजमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट्स की। अब ये एक जजमेंट है 2019 की, पीसीआरएलजी में ये पब्लिश हुई, पेज नंबर 800 में ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया सेक्शन 190। एक्चुअली सेक्शन 190 के तहत जो है वो इख्तियारात होते हैं मजिस्ट्रेट के पास कि मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है किसी भी मामले से मतलब अगर नंबर वन कंप्लेन फाइल की जाए, उस सूरत में मजिस्ट्रेट अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेन फाइल की जाए। सेकेंडली अगर पुलिस जो है उनकी जो रिपोर्ट अगर पेश की जाती है उनकी कोर्ट में, तो वो उस रिपोर्ट पे एक्शन ले सकते हैं। या नंबर थ्री अगर उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, उनके नोटिस में कोई बात आती है या उनके नॉलेज में आती है, तो वो तब एक्शन ले सकते हैं। यानी किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो इन तीन सूरतों में एक्शन ले सकते हैं। अगर उनकी कोर्ट में कंप्लेन फाइल की जाए तब, अगर पुलिस की जो रिपोर्ट है वो अगर फाइल हो तो वो तब एक्शन ले सकते हैं, या उनके अपने नॉलेज में कोई बात आ जाती है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो वो तब एक्शन ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, कि किन सूरतों में मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट है 2020 MLD 1028 ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट कराची की है। और इसमें जो है ये क्लियर किया गया है कि पुलिस जो है सेक्शन 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कानूनी तौर पे बाउंड है कि वो क्रिमिनल केस को रजिस्टर करे।
यानी अगर कोई पाकिस्तान का सिटीज़न एग्रीव्ड होता है किसी दूसरे शख्स के किसी एक्शन की वजह से, अमल की वजह से, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है अंडर सेक्शन 154 कि उसके एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाए और उसको जो है वो एफआईआर लॉन्च करके उसकी कॉपी फराहम की जाए बाकायदा तौर पे। लेकिन अगर पुलिस अपने इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती तो उस सिटीज़न के पास ये उसका ये राइट है कि वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाए और वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन ये फ़ाइल करे कि उसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं की गई। तो ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस जो है वो सेक्शन 22 ए सीआरपीसी के तहत इस्तेमाल करते हुए मुतलका पुलिस अथॉरिटी को ये ऑर्डर करेंगे कि इस सिटीज़न का जो केस है वो रजिस्टर किया जाए। तो उस सूरत में फिर जो केस है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंट्रोडक्शन था कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान से मतलब। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।